अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अब तक के आपको नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। कोई फ़रमाइश हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हम लोग राइटर से राब्ता करके उसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तुम मेरे होके रहो, इकरा गुलनाज़, किस्त नंबर 4। ताबिश को अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे ऐसे मशवरों से भी नवाज़ सकती है। वो जिसके बारे में बात करना नहीं चाहता था और वो इसी से शादी करने का कह रही थी। वो बहुत रश ड्राइविंग करके घर आया था। रमीन की बातों ने इसे झुंझला कर रखता है। सोचा नहीं था कि वो मनफी ख्यालात की हैं और किसी की ज़िंदगी के बारे में ऐसा कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती हैं। इसे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो रामीन को भी तो कायल नहीं कर सका था, लेकिन बाद में इस बारे में बात करने का सोचा था। वो जानता था कि वो थोड़ी जज़्बाती वाक़या हुई है, इसलिए वो कुछ भी सोचे-समझे बगैर उसे मशवरे दे रही थी। उसने खुद को समझाया था। घर आने के बाद गाड़ी खड़ी की और खुद अंदर चला गया। वो तो अपनी सोचों में मगन घर में दाखिल हुआ था, पर आगे का मंज़र उसके होश उड़ा देने को काफ़ी थे। दाखिली दरवाजे से दाखिल होते ही उसने देखा था, दाएँ जानब ऊपर को जाती सीढ़ियों के पास समीना बेगम औंधे मुँह गिरी पड़ी थी और उनके सर से खून निकलकर इर्द-गिर्द फैला हुआ था। समीना बेगम होशो-खुर्रत से बेगाना पड़ी थी। ताबिश इनको यूं देखकर घबरा गया और तेजी से भागते हुए इनके करीब आया। अम्मी, अम्मी! उसने परेशानी और बौखलाहट में इनको सीधा करके इनका चेहरा थपथपाया था। माथे से खून निकलकर तेजी से इर्द-गिर्द फैल रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना। समीना बेगम की बंद आंखें देखकर तो उसके औसान खता हो गए थे। उसने जल्दी से इन्हें गाड़ी में डाला और गाड़ी का रुख करीबी हॉस्पिटल के लिए कर लिया था। वो इतनी रश ड्राइविंग कर रहा था कि इर्द-गिर्द का भी होश नहीं था। अगर फिक्र थी, तो सिर्फ समीना बेगम की। फास्ट ड्राइविंग के दौरान कई बार उसने बैक व्यू मिरर से अपनी माँ को देखा था, जिनको अभी तक होश नहीं आया था। जैसे तैसे करके वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अंदर ले गए थे और वो परेशानी और बेबसी की इंतहा में कॉरिडोर में इधर उधर बेचैनी से चक्कर काटने लगा था। वो दुआ कर रहा था कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। समीना बेगम की बातें उसे मजीद परेशान कर रही थी। जो वो कहती थी कहीं वो सच ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया तो वो तेजी से उनकी जानिब लपका था। मेरी अम्मी की कंडीशन कैसी है? वो ठीक तो है? परेशानी और घबराहट उसके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। अभी तो इनकी कंडीशन नॉर्मल है, लेकिन इनका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनको चक्कर आया, और हाई ब्लड प्रेशर का इतना होना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गिरने की वजह से इनके सर पर चोट आई है, खतरे की बात नहीं है, बस ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। आप इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़ख्म जल्दी कवर कर लेंगी। इन्हें खाने-पीने में काफ़ी एहतियात और वर्जिश की ज़रूरत है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बता दूँगा, और इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगी तो आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। डॉक्टर के कहने पर उसने इस बात में सर हिला दिया था और एक गहरी सांस ली थी। इसके दिल को तसल्ली हुई थी। बेख्तियार उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था और वो कमरे में चला गया। उनके करीब बैठ गया। समीना बेगम के माथे पर पट्टी कर दी गई थी और इनकी रंगत जर्द पड़ गई थी। इनका हाथ थामे वो इनके करीब ही बैठ गया था। थोड़ी देर में नफीसा बेगम को होश आ गया तो जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। उन्होंने नकाहत से अपनी आंखें खोली और ताबिश को परेशान देखकर वो खुद भी परेशान हो गई। इनकी तकलीफ और नकाहत अपनी जगह, मगर उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ठीक हूँ मैं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं तो ऊपर जाना चाह रही थी तुम्हारे कमरे में, पर ना जाने कैसे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। इसके बाद मुझे नहीं याद। आप ऊपर क्या करने गई थी? मैंने मना किया था ना कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, और आपके घुटने में दर्द रहता है, फिर भी आप ऊपर जाना चाह रही थी। उसने फिक्रमंदी से कहा था। तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत नफासत पसंद है, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्होंने होले से मुस्कुराते हुए उसकी परेशानी कम करना चाही और वसाहत पेश की थी। मैंने आपको कितनी बार मना किया है ना कि आप मेरे काम ना किया करें। मैं खुद कर लूंगा। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो। अगर बोलना नहीं चाहता था इसलिए खामोश हो गया। तुम्हें खुद से काम करते नहीं देख सकती, इसीलिए खुद सफाई करने गई थी। अगर तुम शादी कर ले गए तो ये तो सारे काम तुम्हारी बीवी करेगी और मुझे कुछ नहीं करने पड़ेंगे। फिर ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे आप देख लें, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसने फैसला करते हुए कहा और उसका रवैया एकदम संजीदा हो गया था।
क्या रामीन मान गई है? नहीं, आप जिस लड़की से भी चाहती हैं, उसे कर दें। और तुम्हारी खुशी? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम रामीन को मना लो। लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। वो अभी सब के लिए तैयार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और शायद मज़ीद चंद साल उसके लिए तैयार ना हो। मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। आप जहाँ चाहें और जो लड़की मुनासिब लगे आप मुझे बता दीजिएगा। ताबिश तुम मेरी वजह से अपनी पसंद को ना छोड़ो। उन्होंने परेशान होते हुए कहा था। सुमामा इनको जितनी भी पसंद सही मगर बेटी की खुशी उन्हें ज़्यादा अजीज थी। रामिनी ने बहू के रूप में कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो अपनी पसंद को तरजीह देकर अपने बेटे के दिल में बदगुमानी पैदा नहीं कर सकती थी और ना इसे खुद से दूर कर सकती थी। इसलिए इनको अपनी राय ज़रूर बता दी थी मगर ज़बरदस्ती इस पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं किया था। मैंने कहा ना आपको जो मुनासिब लगे वो करें। मैं रामीन को कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन आपको भी इस हाल में नहीं छोड़ सकता। उसने कह दिया है कि मुझे कोई दरमियानी राह निकाल देनी चाहिए। मुझे यही बेहतर लग रहा है। ताबिश, उन्होंने कहना चाहा, आप इस बारे में ज़्यादा न सोचिए। मुझे आप सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ वो कब तक डिस्चार्ज करेंगे। ये कहकर वो चला गया था, लेकिन वो ठीक से खुश भी ना हो सकी थी। इनके दिल को एक इत्मीनान भी था कि सुमामा जैसी लड़की का साथ मिलने के बाद वो बहुत जल्द उसे कबूल कर लेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद समीना बेगम ने अजहर को अपने साथ लिया और गांव रवाना हो गई। उन्होंने रक्षंदा बेगम से इस बारे में पहले ही बात कर दी थी। वहां जाकर बकायदा रिश्ता और तारीख लेना चाहती थी। रक्षंदा बेगम इनकी अक्सर फ़ोन पर बातचीत हो जाती और वहाँ के हाल-अहवाल इन्हें अच्छे से मालूम थे। इसलिए जब ताबिश ने हाँ की और अपनी सेहत भी कदरे बेहतर हुई तो वो फ़ौरन गाँव चली आई थी। रक्षंदा बेगम ने बशीर साहब को समीना बेगम के आने की वजह पहले से ही बता दी थी। बशीर साहब को भी ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। रक्षंदा बेगम ने बता दिया था, तो इनके आने पर उन्होंने हाँ कह दी थी और इतनी जल्दी शादी करने की वजह भी बता दी थी। सुमामा से किसी ने भी इसकी मर्ज़ी ना पूछी थी और ना उसने अपनी कोई राय दी थी। वो जान गई थी इसकी हाँ या ना किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर वो इस रिश्ते से इनकार भी कर दे तो क्या? इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और हाँ की सूरत में भी नहीं होगी। वो अपने अब्बा के ख़यालात जान गई थी। उसने कभी किसी काम के लिए ज़िद नहीं की थी और ना उसे ज़िद करनी आती थी। तो वो किस बिना पर ज़िद करती कि उसे ये रिश्ता कबूल नहीं और वो शादी नहीं करना चाहती? कहती तो तब जब इसके पास कोई और ऑप्शन होता और कोई उसकी बात सुनने और समझने वाला होता। उसे लगा वो एक बोझ है जो अब्बा उतार कर किसी दूसरे के हाथ थमाकर खुद मुतमईन हो जाना चाहते हैं अपने फर्ज से। अब इससे क्या फर्क पड़ता था कि वहां उसे किसी को सौंप देते या उतार कर फेंक देते हैं। वो अंदर ही अंदर खुद से जंग करती रही थी लेकिन जबान पर कुफल बांध लिया था। खामोशी से गोया खैर हासिल तमागी से देख और सुन रही थी, जैसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। आपको नए रिश्ते से कोई उम्मीद और लगाव नहीं था, इसलिए माँ-बाप की ज़िंदगी से हासिल हुआ सबक ही उसके लिए काफ़ी था। समीना बेगम ने उसे गले लगाया था, उसकी पसंद और नापसंद पूछी थी। उसने कह दिया था कि जो आपको ठीक लगे वो ले लें। वो हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक लेना चाहती थी, पर उसकी पसंद-नापसंद जब घर वालों ने नहीं पूछी तो वो इन्हें क्या बताती? इसको समझ नहीं आ रहा था कि ताबिश जैसा शख्स भला वो डिज़र्व करती थी। उसने हाँ क्यों की? क्या वो भी मजबूर है? इनका एक बार सामना हुआ था, फिर उसका रिश्ता आ जाना। वो भी इतनी जल्दी? वो कुछ समझ नहीं पाई थी, इसके पीछे की वजह और ना वो किसी से पूछ सकती थी। दिल में पैदा होने वाले खदशात सर उभार कर खड़े थे कि वो कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रही थी। समीना बेगम खुशी-खुशी शादी की डेट फाइनल करके आ गई थी। ताबिश इस तमाम अरसे में बेहद संजीदा और खामोश था। उन्होंने हर काम में उसकी राय ली थी मगर उसने कह दिया था कि जो आपको पसंद है खरीद लें। जब दिल ही ना खुश हो तो चीज़ें क्या अहमियत रखती हैं। उसकी मर्ज़ी से उन्होंने दिन फाइनल किया था। रामीन से उसने दोबारा बात नहीं की मगर इसका टेक्स्ट आया था और उसने कहा था कि तुमने सही फैसला किया है। बाकी सब कुछ हम बाद में देख लेंगे। उसने टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया था। आखिर वो दिन भी आ गया था जिसका समीना बेगम को शिद्दत से इंतज़ार था। ताबिश के मना करने के बावजूद इन्हें चंद करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों को दावत शिरकत के लिए बुला लिया गया था। निकाह सादगी से कहा था, फिर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। अज़हर भी तैयार होकर इनका इंतज़ार कर रहा था, पर ताबिश कमरे से बाहर नहीं आया तो समीना बेगम ने अज़हर को भेजा। वह ताबिश के संजीदा रवैये से दिल ही दिल में ख़ाइफ़ हो रही थी। इनका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। अज़हर दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गया तो उसने देखा वो अपनी शेरवानी को गोल-मटोल करके दूर फेंक चुका था। उसके बेहद संजीदा तासुरात उसके दिल का पता दे रहे थे।
ताबिश यार, तुम्हारा नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। हसन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, वरना इसको यूं बैठा देखकर वो भी परेशान हो गया था। मुझे शादी नहीं करनी। मैंने उसके लिए सीनी तौर पर खुद तो तैयार कर लिया है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है इस सब के लिए। यार क्या हो गया है? नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसके साथ। सुमामा का वो मलंगजा सा हलिया उसके ज़हन में घूम गया था। तुम्हारे कहने पर ये सब हो रहा है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी है। अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो पहले ही हाँ क्यों की? मैं इसके साथ मुखलिस नहीं रह सकता। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझसे बात करते मैं आंटी को कन्विंस कर लेता। लेकिन ऐन मौका पर जब बारात बिल्कुल तैयार खड़ी है, नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम इनकार कर रहे हो। तुमने आंटी की वजह से हाँ की थी। जब सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम अब इनका सबके सामने तमाशा बनाना चाहते हो। वो लड़की अगर तुम्हें नहीं पसंद थी तो किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था कि तुम उसी से शादी करो। इसका भी कोई कसूर नहीं है जो दुल्हन बनकर वहाँ बैठी होगी। वो सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपना आंटी और इन सुमामा का सबके सामने तमाशा ना बनाओ यार। अज़हर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाया था। ये मेरी ज़िंदगी भर का मामला है। वो मज़ीद कहना चाहता था। अज़हर ने टोक दिया। तुम्हारी एक इनकार से फिर से ये बहुत सी ज़िंदगियों का मामला बन जाएगा। जो हो रहा है, उसे होने दो। सुमामा बहुत अच्छी लड़की है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। वो तुम्हें खुश रखेगी। प्लीज़ उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ। अपने लिए ना सही, पर आंटी के लिए। उसको कदरे नरम पड़ता देखकर उसने कहा था। वो ब्लैक कलर की शेरवानी जिस पर बहुत ज़्यादा शिकने पड़ी थी, उसे उठाकर अलमारी में रखी और उसके लिए सफ़ेद कुर्ता और शलवार निकालकर उसको पकड़ा दिया। थोड़ी बहुत इसकी तैयारी करवाई और अपने साथ नीचे लेकर आ गया था। इन्हें नीचे आता देखकर समीना बेगम ने सुकून का सांस लिया, मगर इसका वरना इसका इनका दिल कई वसवसों में घिरा हुआ था कि न जाने वो इतना वक्त क्यों लगा रहा है। ताबिश का स्पॉट रवैया देखकर अजहर ने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया था कि मैं संभाल लूंगा इसे। आप परेशान न हो। तमाम रास्ता खामोशी से कट गया था। समीना बेगम मुख्तलिफ विर्द करती रही थी। शादी खैरियत और फैज से गुजर जाए। वो लोग तकरीबन मुकर्रर वक्त पर गांव पहुंच गए थे। बशीर साहब ने भी ज़्यादा मेहमान मदऊ नहीं किए थे। सारा इंतज़ाम घर पर ही किया गया था। इनका इस्तकबाल गांव के रवाज के मुताबिक किया गया था। मशरूबात से फ़ारिग होकर निकाह कर दिया गया था। सुमामा के सामने जब निकाहनामा रखा गया तो उसने नम आंखों से अब्बर और समीना बेगम को देखा था, जो इनके पास बैठी हुई थी। इनकी इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा और अहम मोड़ था। ना वो खुश थी और ना कोई ख्वाहिश थी। यूँ लग रहा था जैसे एक कागज़ी कार्रवाई हो और इस पर साइन करते उसकी ज़िंदगी पर इख्तियार किसी और को दे दिया जाएगा। वो क्या चाहती इससे किसी को कोई गर्ज़ नहीं थी। ना उसने इस नई किसी ज़िंदगी से कोई गर्ज़ थी। उसने बाल पॉइंट पकड़ी थी और जिस जगह उसे कहा गया वो साइन कर दी। इस लम्हे इसका दिल और हाथ काँपे थे, मगर उसने अपने दिल को मज़बूत किया और वो इस मख़सूस जगह पर साइन की दिए, जहाँ उसे कहा गया था। और चंद लम्हों में उसकी हैसियत बदल गई थी और उसका नाम किसी और नाम के साथ जुड़ चुका था। वो आंसू न जाने क्यों पलकों की बाढ़ से निकलने को बेताब हो रहे थे। वो अपनी कम-मायगी पर अफ़सोस करते हुए वहाँ से कूच कर जाना चाहते थे और उसके बावजूद रोकने के, वो इस कैद से रिहाई पाते जा रहे थे। समीना बेगम ने उसे बहुत हिम्मत और हौसला दिया था। निकाह के बाद खाना खाया गया। सुमामा की दोस्तों और चंद एक जो कज़न आई थी, उन्होंने भी तंग नहीं किया था। थोड़ी देर बाद समीना बेगम ने बशीर साहब से इजाज़त माँगी थी। रास्ता लंबा था और शाम होने वाली थी। सो उन्होंने भी इजाज़त दे दी थी। इस तमाम अरसे में ताबिश खामोश और बेसार सा बैठा रहा था। रुखसती के वक़्त जब वो अब्बा के गले लगी थी तो सारे गिले-शिकवे अब्बा की पुरनम होती आँखों के साथ बह गए थे। मुझे दुःख है, मैंने एक बार समझकर अदा किया है। कभी तुम्हें वो प्यार और तवज्जो ना दे सका, जो तुम्हारा हक़ बनता था। मेरे इस रवैये पर मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ से मुझे जो मेरे दिल में जो नफ़रत पैदा हुई, उसे कभी ना निकाल सका और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बहते आँसुओं के दौरान उससे कुछ बोला ही ना गया। माँ को याद करके गले में एक फांस अटक गया था। ना रोया जा रहा था और ना बोला। वो बस ज़ब्त करके रह गई थी। समीना बेगम ने अब्बा को हौसला देकर अलग किया था और इनसे वादा किया था कि वो इनका पूरा ख्याल रखेंगी। कोशिश करेगी कि माँ की कमी महसूस ना हो और फिर उन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया था। ताबिश पहले से ही सबको इग्नोर किए स्पार्ट से अंदाज में गाड़ी में बैठ चुका था। उसे किसी के आंसू से कोई गर्ज नहीं था। बशीर साहब ने विंडो मिरर से झांकते हुए ताबिश से कहा था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे, पर वो कुछ नहीं बोला था और समीना बेगम ने इनसे रस्मी मुलाकात करके
گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور پھر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد تابش سخت تاثرات سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھتا رہا تھا۔ اظہر ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے چند ایک بار تابش کو مخاطب کیا اور اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر باقی راستہ بھی جیسے تیسے خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ وہ لوگ لمبا سفر طے کر کے آئے تھے۔ سماما کے آرام کی غرض سے چند ایک رسموں کے بعد اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سمینہ بیگم کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہیں اور پھر ان کی دوا کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ سو وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر چلی گئی تھی اور وہ کمرے میں مہکتی خوشبو کے ہمراہ اکیلی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں ڈالی تھی جہاں ہر چیز اپنی قیمت اور اعلیٰ ذوق نفاست کا پتہ دے رہی تھی۔ کمرے کو خوبصورت اور سادہ سے انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئی تھی اور کچھ دنوں سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی، اس لیے وہ کافی تھکاوٹ بھی محسوس کر رہی تھی۔ تو اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اپنی آنکھیں موند کر وہ خود کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی۔ وہاں پھیلی بھینی بھینی خوشبو سے عجیب سی وحشت بھی ہو رہی تھی۔ بے اختیار وہ اماں کو یاد کرنے لگی۔ ان کے دل میں کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے حوالے سے۔ انہوں نے جہیز اپنا اتنا سامان ہونے کے باوجود اور بھی بہت سی چیزیں اکٹھی کر لی تھیں، مگر سمینہ بیگم نے جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کے گھر میں ہر چیز گھر کی ترتیب کے حساب سے موجود ہے اور اگر سماما خریدنا بھی چاہتی ہے تو وہ خود خرید کر دیں گے۔ ابا کو انہوں نے قائل کر لیا تھا، سو انہوں نے جیولری اور باقی جہیز کے سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ وہ اماں کو سوچتے ہوئے اپنے گھر اور ابا کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اپنے سوچوں میں وہ بہت دور نکل گئی تھی اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب کسی نے جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اتنی ہی زور سے ٹھا کی آواز سے بند بھی کر دیا تھا۔ وہ اس گہری خاموشی میں سوچوں کے بھنور سے اچانک باہر آئی تھی۔ اس تیز آواز سے یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کا دل گھبراہٹ کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس دھڑکن کا سبب حیا نہیں تھی، بلکہ وہ ڈر تھا جو کسی کے آ جانے سے آنکھوں میں سما گیا تھا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو دانت پیسے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے تاثرات بےحد سنجیدہ تھے۔ سماما نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہ وہ روایتی دلہن کی طرح شرما سکی اور نہ اپنی نظریں جھکا سکی۔ تابش نے اس کو اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو وہ ضبط کے آخری مراحل پر جا پہنچا تھا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو اس کا دماغ میں گھس کر غصے کو اور ہوا دے رہی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو چونک کر دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس پر ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری بار دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جس کے بعد کنگھی تک نہیں کیے گئے تھے، جس کا حلیہ ملنگجا اور رنگت سرخی مائل تھی؟ اس کے خد و خال بتا رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے، مگر اس کی ڈکشنری میں اس کی کچھ اور معنی تھے۔ پیٹیشن کے سامنے اگر چڑیل بھی آ جائے تو اسے بھی خوبصورت پری میں بدل دے یہ تو پھر انسان ہے، اس نے استہزائیہ انداز میں سوچا تھا۔ کچھ پل کھڑا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر زہر خند لہجے میں بولا، میرے بیڈ خالی کریں۔ جی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیوں کر رہا ہے۔ اس نے اس کے لب ہلتے دیکھے تھے اور وہ حیرانگی سے اسے تک رہی تھی۔ اونچا سنائی دیتا ہے کیا؟ میرا بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ لہجہ کسی بھی قسم کی لچک سے آری تھا۔ ماتھے پر شکنے ڈالے اس نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہہ کر تنفر سے آگے بڑھ گیا اور اپنی واسکٹ اتار کر الماری میں پھینک دی۔ اپنے لیے نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں جانے لگا تو ایک پل کو رکا۔ مجھے اپنی بات کو دہرانا نہ پڑے، جو کہا ہے وہ کرو، یہ کہہ کر بنا دیکھے واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اس کو نارمل کرنا چاہا جو ابھی تک اسی انداز سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے اپنے خوبصورت لہنگے کو دیکھا تھا اور پھر حجلائے عروسی کو۔ وہ اس کو اس کی حیثیت باور کروا گیا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ خارج کی اور اپنے لہنگے کو آہستہ سے اکٹھا کر کے اٹھنے لگی کہ چینج کر کے وہ باہر آیا اور بنا اسے کچھ بھی کہے بغیر لائٹ آف کر دی اور اس کی پرواہ کیے بغیر بیڈ پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرے میں صرف اس کی طرف والا سائیڈ لیمپ چل رہا تھا جس کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا لہنگا سنبھالا اور اس برائے نام مدھم روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھنکار نے کمرے میں ایک مدھم سا شور پیدا کیا تھا۔ وہ اس دھیمے سے شور سے بھی خائف ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اپنے کامدار اور ہیوی لہنگے کو اٹھا کر سست قدموں سے چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ ناکافی روشنی میں اس نے آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتار کر وہیں ڈریسنگ پر ہی رکھ دی تھی۔ اتنے احتیاط کے باوجود بھی وہ ذرا سا شور اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔
अपनी ज्वेलरी उतारने के बाद वो आगे बढ़ी थी और अपना दुपट्टा सोफे पर लटका दिया था। इसको चेंज करना था, सो उसने अलमारी से कपड़े लेने के इरादे से आगे बढ़ी और ऊपर देखते हुए वो नीचे ध्यान न दे पाई और इसका पाँव पास पड़े टेबल से जोर से टकराया और दर्द की एक तेज लहर ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। वो अपनी जगह पर कुलबुला कर रह गई और उसने जब्त करते हुए अपने दर्द को अंदर ही दबा लिया था, मगर आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक ना पाई थी, जो जरा सी चोट लगने पर उसकी आंखों से बहने लगते थे। जैसे ही वो किसी दुख या तकलीफ को अपने अंदर समेटना चाहती तो चश्मे नम छलक कर सारे राज आया कर देती थी। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे, अलमारी में से एक सूट निकाला था और उसे लेकर वॉशरूम में घुस गई। उसने खुद को बावर करवाया था कि उसको इस रिश्ते से पहले ही कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी और ना अब उसे ताबिश के रवैये से कोई फर्क पड़ता है। बाहर जाने के बाद उसने अलमारी से अपने लिए एक चादर निकाली और सोफे पर आकर बैठ गई थी। सर्दी काफी ज्यादा थी और उसको ठंड भी लग रही थी, तो वहां सोफे पर चादर को अपने ऊपर ओढ़कर वो सिमट कर लेट गई। आंसू फिर भी आंसू से ना जाने क्यों बाहर आने का रास्ता खुद ही बना रहे थे। उसे अम्मा की याद फिर शिद्दत से आई थी। क्या इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ होगा? मैं तो ज़हनी तौर पे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और ना अपने नए रिश्ते रिश्ते से बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की थी। उसने ज़िंदगी में जब भी अपने हमसफ़र के बारे में सोचा तो हमेशा एक ही दुआ की थी कि इसका साथी एक मुखलिस शख्स हो, जो इसकी कदर करे, जिसे इसका ख़्याल हो, मगर जो उसने माँगा था सब कुछ इसके बरक्स मिला था। अम्मा ने तो अब्बा से पसंद की शादी की थी। वो बहुत अरमान और ख्वाबों के हमराह दुल्हन बनकर उनके घर आई होंगी। तो क्या अब्बा ने फिर अम्मा से ऐसा सलूक किया होगा या फिर इससे बहुत ज़्यादा? वो तो अम्मा से नफ़रत करते थे, तो क्या ताबिश भी अब्बा की तरह मजबूर होकर इस रिश्ते को कबूल किया है? लेकिन मैंने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं था। पाने की ख्वाहिश करना तो दूर की बात है। फिर अम्मी का कहानी का फिर से आगाज़ क्यों हो गया है? इसको लगा माज़ी अपने आप को फिर से दोहराएगा। हाँ, मगर अब की बार किरदार और जज़्बात बदल गए हैं। ज़िंदगी एक बार फिर वहीं से शुरू हो गई है, जहाँ अभी ठीक से इख्तिताम भी ना हो पाया था। रात भर वो ठीक से सो ना सकी और ना जाग। इस कमरे में मौजूद उस जिस शख्स की वज़ह से वो इस घर में मौजूद थी, वो सो रहा था या जाग रहा वो ये भी नहीं जान पाई। इसके बारे में तब सोचती अगर अपनी सोचों की भंवर से और खुद से लड़ते थक जाती। रात यूं ही अंधेरे में कट गई। सुबह फजर की नमाज के लिए वो उठी तो उसने लाइट ऑन की थी। एक नज़र बेड पर डाली थी, शायद वो सो रहा था। वज़ू करके नमाज अदा की और कितनी ही देर तक वो सजदे में झुकी रही थी और दुआ में अपने लिए सब्र के अलावा कुछ भी न मांग सकी। नमाज और दुआ से फारग होकर लाइट ऑफ की और दोबारा सोफे पर आकर लेट गई। बेड पर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मुश्किल से उसने 1 घंटे की नींद ली होगी। सर्दी का एहसास फिर से हावी होने लगा था। सुबह के आसार हर सुर फैल गए थे। उसने उठकर मुंह पे पानी के छींटे मारे और दुपट्टे को अच्छे से सर पर ओढ़ कर नीचे आ गई। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था और इस वक्त काफ़ी भूख भी महसूस हो रही थी। उसने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी और कोई नज़र नहीं आ रहा था। जैसा कि गाँव में शादी के दूसरे रोज़ भी बहुत सारे मेहमान देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। वो आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई और वहीं खड़े होकर सारे घर का जायज़ा लेने लगी। दीवारों पर लगी पेंटिंग से लेकर छोटे से डेकोरेट पीस तक हर चीज़ बेहद साफ-सुथरी और सलीके से रखी गई थी, जो घरवालों के ज़ौक़ के इंतख़ाब का पता दे रही थी। उसने वहीं खड़े किचन की जानिब रुख करने ही वाली थी कि उसको एक कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो रुक कर देखने लगी। समीना बेगम नमाज के स्टाइल में हिजाब किए बाहर आती दिखाई दी। उन्होंने उसे किचन के पास खड़े देखा तो उसकी जानिब आ गई और मुस्कुराते हुए पूछा, सुमामा बेटा आप उठ गई? और साथ में उसको गले भी लगा लिया था। जी, वो महज़ इतना ही कह सकी थी। रात नींद ऐसी सुकून से आई, सुबह आँख ही ना खुली। अभी कज़ा नमाज़ पढ़ कर आ रही हूँ और सोचा अपनी बेटी के लिए स्पेशल सा नाश्ता बना लूँ। बेटा आपको जो कुछ भी पसंद है वो मुझे बता दो। कुछ डिश घर में तैयार कर लेते हैं और कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। उसके चेहरे की बलाएँ लेते हुए पूछा था। मैं तो सुबह के वक़्त सिर्फ़ पराठा और चाय ही पीती हूँ। उसने आहिस्ता आवाज़ में साफ़ गोई से कहा था। वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे इस घर में पहला दिन है तो इसलिए नाश्ता भी ठीक-ठाक होना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। मैंने तुम्हें बातों में लगा लिया। आप बेटा यहाँ पर बैठो, मैं तब तक कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। उन्हें अचानक से याद आया तो सोफे की जानिब इशारा करते कहा, मुझे अच्छा नहीं लगागा आप काम करें मैं बैठूँ, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। नहीं बेटा मैं कर लूँगी, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ, लेकिन काम कोई नहीं करने दूँगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया था तो वो इनकी खातिर होले से मुस्कुरा दी थी।
इनके हर अंदाज से खुशी और खलूस झलक रहा था। वो इनके लिए इतना तो कर ही सकती थी। नई नवेली दुल्हन से काम करवाते अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा अपना घर है, बाद में जैसे चाहे अपना घर संभालना। उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से वो किचन में ले आई थी। फिर अचानक उसके हाथ पर निगाह गई तो उसके हाथ देखने लगी। तुम्हारी मुंह दिखाई की रिंग कहाँ है? उन्होंने अचंभे से पूछा था। इन्हें याद पड़ता है उन्होंने ताबिश को बताया था कि बेड के साइड टेबल के ऊपर उन्होंने रिंग रखी थी, जो मुंह दिखाई की रस्म के लिए स्पेशली तैयार करवाई थी। ताबिश के स्पार्ट रवैये को देखकर इन्हें खुद ही ये काम करना पड़ा था। अब इसके हाथ में रिंग ना देखकर उन्होंने इस्तफसार किया। जी वो इनके सवाल पर वो बौखलाहट का शिकार हो गए थे और बेख्तियार रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया था। जवाब देने के बजाय उसने नजरें चुरा ली थी। समीना बेगम को अपने ही सवाल पर नदामत हुई थी। उसने उसकी सुर्ख शब तमाम आंखों पर गौर किया था। यकीनन वो बहुत देर तक रोती रही थी और इनका दिल कट के रह गया था। बाद में पहन लेना, उन्होंने आहिस्ता से कहा था। अब की बार उन्होंने खुद इसके चेहरे से नजरें चुराई थी और फिर बात बदलते कहा था। बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बाहर से हलवा पूरी और साथ में चने मंगवा लूं। जो आपका अच्छा लगे बना ले, मैं खा लूंगी। उसने भी रात के फजू से बाहर निकलते हुए कहा। तो समीना बेगम किचन में काम करने लगी और साथ ही हल्की फुल्की गुपशुप भी जारी थी, ताकि इसका ध्यान बटा सके। समामा इनकी बातों का हूँ हाँ में जवाब देती रही थी। समीना बेगम बड़ी फुर्ती के साथ काम कर रही थी। जब वो तकरीबन आधा नाश्ता तैयार कर चुकी थी तो उन्होंने वहीं किचन में ताबिश को कॉल की थी। वो जल्दी से उठकर बाहर से नाश्ते की कुछ चीजें ले आए। ताबिश ने नींद में ही मोबाइल उठाकर कान से लगाया था। माँ का ऑर्डर सुना था। रात खुद को कंपोज रखने के लिए उसको ख्वाबावर गोली लेनी पड़ी थी। उसने कसरमंदी से आंखें खोली तो कमरे में लगे फूलों की सजावट ने सब कुछ जहन में अजबर कर दिया, जिसे वो नींद में होने के बायस फरामोश कर चुका था। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो सामने सोफे पर इसके लहंगे का दुपट्टा आधा सोफे के ऊपर और आधा नीचे लटक रहा था। रात जो उसने चादर ओढ़ी थी वो भी वहीं सोफे पर गोलमोल पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर भी बेतरतीबी से ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। सोफे के सामने पड़ा छोटा टेबल भी अपनी जगह पर नहीं था। एकदम बेजारी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था और उसने तनफ्फुर से सुमामा को सोचा था। दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठा था और कमरे की बेतरतीबी पर नजर दौड़ाई। अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो ओपन किचन में पिलर के साथ टेक लगाए खड़ी थी। जब उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आते ताबिश पर पड़ी तो बेख्तियार वो अपने सर पर सेट दुपट्टे को दोबारा से सेट करने लगी थी और जल्दी से नजरों का रुख बदल दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आते ही खुश्क लहजे में मुश्तरका सलाम किया और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बोला था। इसके अलावा कुछ और मंगवाना है तो बता दें। लहजे से बेजारी टपक रही थी, जिसे इसने छुपाना भी जरूरी नहीं समझा। वालेकुम सलाम। समीना बेगम ने अपने बेटे के लहजे को महसूस करके हसास बसास लहजे में जवाब दिया, जबकि सुमामा ने जेरे लब बड़बड़ाकर ही जवाब दे सकी। जो बताया है सिर्फ वही ले आओ। उन्होंने मजीद कुछ कहे बगैर कहा था। वो तो बाहर जाने को ही तैयार खड़ा था। अपनी माँ की वजह से एज अ फॉर्मेलिटी रुक गया था। इनका जवाब सुना तो देखे बिना चला गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ है तो इसको कबूल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, वरना मेरे बेटे का मिजाज ऐसा नहीं है। बेटा, आप समझ रही हो ना मेरी बात को? इसके रवैये की वजह बताते हुए कहा था। वो न जाने क्या समझाना चाह रही थी, मगर उसने इस बात में सर हिला दिया था। वो जितना समझ चुकी थी काफी था। मजीद कुछ जानने का फिलहाल तजस्सुस नहीं था। वो सब कबूल कर चुकी थी कि एक वक्त में उसे एक ही रिश्ता मैसर आता है। दो रिश्ते, वो भी बैक वक्त उसने अपने आसपास नहीं देखे थे। माँ पहले नहीं थी, बाप नहीं था। फिर माँ चली गई इस दुनिया से तो बाप का एहसास साथ था। बाप ने जब इसका हाथ किसी और के हाथ में थमाया तो वो शख्स तो शायद किसी और को चाहता था। उसे सास के रूप में माँ मिल गई थी और वो शख्स उसके साथ होते हुए भी साथ नहीं था, बल्कि एक नज़र देखना भी गवारा न किया और इसीलिए इसको नज़रअंदाज करके चला गया। जब वो वापस आया तो समीना बेगम ने डाइनिंग रूम में इसको कुर्सी पर बिठा दिया था। समीना बेगम किचन में ताबिश को डिशेस और बाकी बर्तन पकड़ा रही थी और वो टेबल पर तनिया साहब से सजा रहा था। इनको यूं काम करते देखकर इसको बहुत अजीब लग रहा था। वो काम कर रहे थे और वो आराम से बैठी थी। समीना बेगम नई बहू के चार लाड खुद ही पूरे कर रही थी। इनके बेटे को कोई गर्ज नहीं थी, वो अलग बात थी। सब कुछ टेबल पर लगाने के बाद खामोशी से नाश्ता किया गया। नाश्ते के दौरान सिर्फ समीना बेगम ही बातचीत कर रही थी, जबकि वो दोनों खामोशी से बराए नाम ही खा रहे थे। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपनी जगह से उठा था और कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद नक्सक से तैयार हाथ में लैपटॉप बैग और कुछ फाइल्स पकड़े नीचे आया।
इसकी तैयारी से साफ लग रहा था वो जॉब पर जाने के लिए रेडी होकर आया। कहाँ जा रहे हो? समीना बेगम ने तंबीह करते इस्तफसार किया था। स्टूडियो, उसने मुख्तसर कहा था। मैंने तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी का कहा था तो आज काम पर क्यों जा रहे हो? उन्होंने सुमामा को कनखियों से देखते हुए पूछा था, जो प्लेट पर यूं नजरें गाड़ी बैठी थी कि जैसे वो वहां थी ही नहीं। मैंने सिर्फ 2 छुट्टियां ली थी जो खत्म हो चुकी हैं। मैंने क्या कहा था? फिर सुमामा का ख्याल करते उन्होंने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया और वो इनके कहने पर बादल नख्वास्ता वहां चला आया और समीना बेगम ने धीमे लहजे में जताते कहा, ताबिश क्या हो गया है? कल तुम इस लड़की को इस घर में ब्याह कर लाए हो और आज जॉब पर जा रहे हो। वो क्या सोचेगी? आई डोंट केयर बट व्हाट शी थिंक्स। मुझे परवाह नहीं वो क्या सोचती है, उसने लापरवाही से कहा। ये अंग्रेजी में क्या बड़बड़ा रहे हो? सीधे से बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं चल रहा। आपने कहा था शादी कर लूं, वो मैंने कर ली है और इसमें इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। क्या मतलब कोई उम्मीद ना रखूं? शादी करके लाए हो इसे? किसी ने जबरदस्ती तुम पर मुसल्लत नहीं किया इसे। तुम्हारी हाँ के बाद ही मैंने रिश्ता किया था। इस बच्ची के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। शादी हो गई है तो क्या कोई काम नहीं करना अब? उसने उल्टा सवाल किया था। जरूर करना, किसने रोका है? मगर सुमामा का भी ख्याल करो। कल शाम हम उसे लाए हैं और तुम आज तैयार होकर काम पर जाने के लिए। मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप प्लीज़ मुझे रुकने पर मजबूर मत करें। इसके यूं कहने पर समीना बेगम ने अपनी बेटी को देखा था जो तने असाब से कह रहा था, इन्हें ही मामला फहमी से काम लेना था। उसके सख्त तेवर देखकर बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। याद रखना वो तुम्हारी बीवी और तुम इसे आज की तरह सबके सामने नजरअंदाज नहीं करोगे। उसके रवैये को देखकर इन्हें जाने की इजाजत देना ही बेहतर लगा। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन और वर्जिश वक्त पर करते रहिएगा। माँ के साथ लगते हुए उसने कहा था, जल्दी आने की कोशिश करना। जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को कबूल कर लेना। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। इसके माथे का बूसा लेते हुए उसने कहा था। इसने हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह हाफिज कहकर चला गया था। समीना बेगम समामा के पास आई थी। ताबिश को एक ज़रूरी काम से जाना पड़ गया वरना वो तो रुकना चाह रहा था। उन्होंने वसाहत देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो फ़कत इतना ही कह सकी, वरना इसके बदले तेवर उसके उसे ढके छुपे तो नहीं थे। उन्होंने ध्यान बटाने को कहा था। मेहमान तो सारे रात को ही चले गए थे और कुछ मोहल्ले के लोग थे। मैंने असर को कहकर पहले से ही काफ़ी मिठाई मंगवा ली थी। अब इसको सारे मोहल्ले में बाँट कर आती हूँ। इतनी खुशी की बात है, सबका मुँह मीठा करवाऊँ। मिठाई भी खराब ना हो जाए और इन सब से मिल भी लूँगी। वरना फिर मैं बाद में एतराज़ करेंगे कि अपनी बेटी की शादी कर दी और मुँह भी मीठा नहीं करवाया। उन्होंने नाश्ते के बर्तन टेबल से उठाते हुए कहा था। घर की मामूली सफाई-सुथराई के बाद उन्होंने किचन में प्रेशर कुकर में गोश्त डालकर टाइम सेट किया। किचन का काम निपटाकर उन्होंने मिठाई के डब्बे लोगों के घर देने की गर्ज से तरतीब से एक ट्रे में रखे थे। सुमामा ने कहा था कि वो किचन का काम कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने इसे किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं दिया था और खुद ही सारे काम करती रहीं। इतना ज़रूर कहा था कि वो सिर्फ प्रेशर कुकर का टाइम का ध्यान रखे और बाकी सब वो खुद देख लेंगी।